प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का टॉपिक है द इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भारतीय मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे हम आज। इससे पहले हमने भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सत्ता, कार्य और प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया था। आज हम भारतीय मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की भांति भारतीय मंत्रिमंडल को भी शासन प्रणाली का हृदय कहा जाता है। सैद्धांतिक आधार पर भारतीय संसद द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है, इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की इस समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित होती है। संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता या परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद को विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। बारकर के शब्दों में ये नीति का चुंबक है। बेजोट के शब्दों में मंत्रिमंडल एक हाइफन है जो जोड़ता है, और लावेल के अनुसार मंत्री परिषद राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब की नींव का पत्थर कहा जाता है। ग्लैडस्टोन मंत्रिमंडल वह सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। जॉन मैरियट मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने मंत्री परिषद को परिभाषित किया है। संक्षेप में मंत्रिमंडल इस समस्त शासन प्रणाली को एकता प्रदान करता है तथा इसका आवश्यक निर्देशन और मार्गदर्शन करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में कही गई बातें भारतीय मंत्रिमंडल पर भी लागू होती है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। भारत में मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है। मंत्रिमंडल अभिसमय की उत्पत्ति है। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था होती है, इसमें छोटे मोटे सब मंत्री शामिल होते हैं। इसमें 5 स्तर के मंत्री होते हैं। जैसे प्रथम स्तर में कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो सभी अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे स्तर में वे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के तो सदस्य होते हैं, लेकिन वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। तीसरे स्तर में राज्य मंत्री आते हैं और चौथे स्तर पर उप मंत्रियों का है, और 5वें स्तर पर संसदीय सचिव आते हैं। 5 श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल प्रशासन का केंद्र होता है। अन्य मंत्री
उसके सहायक होते हैं। मंत्रिमंडल में प्राय ज्येष्ठ और प्रमुख मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त बैठकें मंत्रिमंडल के सदस्यों की होती है, मंत्री परिषद की नहीं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि अन्य मंत्रियों से अधिक होते हैं। इसके बाद मंत्री परिषद का अर्थ, मंत्रिमंडल का अर्थ हमने इन सब का अध्ययन किया। उसके बाद हम भारतीय मंत्री परिषद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के कार्य करने के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। मंत्री परिषद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इनका निम्न बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। अभी हमने पढ़ा था, इसका अध्ययन किया था कि भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडलीय सरकार का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह ब्रिटिश राजा की तरह नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा उसी के नाम से समस्त शक्तियों का उपभोग किया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद ही करती है। संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता तथा सहयोग करना है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल ही सब निर्णय लेता है। दूसरी विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। प्राय मंत्री एक ही बहुमत दल से संबंधित होते हैं। यदि मिलीजुली सरकार या राष्ट्रीय सरकार बनती हो तो प्रधानमंत्री अन्य दलों से मिलकर सरकार की नीतियां निर्धारित करते हैं। पंडित नेहरू ने आरंभ में अपने मंत्रिमंडल में अन्य दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया था, किंतु भारत में भी अन्य देशों की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भांति अब राजनीतिक सजातीयता पर ही बल दिया जाता है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, वह राजनीतिक दल अपना नेता चुनता है, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री अपने ही राजनीतिक दल में से मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके बाद अगली जो विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन। मंत्रिमंडल के सदस्य बैठकों में कोई भी मत व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद सभी मंत्रियों को सार्वजनिक तौर से उस निर्णय का समर्थन करना पड़ता है। यदि कोई मंत्री किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह त्यागपत्र दे सकता है, जैसा कि 1967 में विदेश मंत्री MC छागला ने शिक्षा नीति से असहमत होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन श्री देवेगौड़ा, श्री गुजराल, श्री वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह की संयुक्त सरकारों में शामिल मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर उस सीमा तक कायम नहीं रहे जिस सीमा तक इसकी पूर्ववर्ती सरकारें रही है। संयुक्त सरकार में मंत्रियों की प्राथमिकता सरकार की नीतियों की बजाय अपने दल की नीतियों के प्रति अधिक होती है। इस कारण वे मंत्री परिषद की नीतियों की समय समय आलोचना भी कर देते हैं, लेकिन मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की एक विशेषता मानी गई है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। अगली विशेषता है मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के घनिष्ठ संबंध। अन्य मंत्रिमंडलीय सरकारों की तरह भारत में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ली जाती है।
अतः कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में मतभेद या गतिरोध की संभावना कम रहती है। भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य ही व्यवस्थापिका में विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं तथा बहुमत के आधार पर उनको पारित करवा लेते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण करने वाली और कानून बनाने वाली संस्थाओं में घनिष्ठ संबंध बना रहता है। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। तो इस तरीके से भारतीय मंत्री परिषद की एक विशेषता मानी गई है। अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडलीय सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति, विमुक्ति और विभागों का परिवर्तन करता है। प्रधानमंत्री ही बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल का कार्यक्रम निश्चित करता है, विभागों के मध्य होने वाले विवादों को प्रधानमंत्री निपटाता है। मिलीजुली सरकारों के प्रधानमंत्री को तो अपनी अधिकांश शक्ति मंत्रिमंडल के विवादों के मध्य संतुलन स्थापित करने में ही लगानी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। अगली विशेषता है गोपनीयता। देखिए, मंत्रिमंडल की कार्रवाइयों को गुप्त रखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री को पद की शपथ दिलाता है, परंतु यदि कोई मंत्री त्यागपत्र दे देता है तो वह त्यागपत्र के कारणों का स्पष्टीकरण दे सकता है। प्रायः ऐसा स्पष्टीकरण पहले संसद के किसी सदन में दिया जाता है। इसके बाद अगली विशेषता है अंतरंग कैबिनेट। देखिए, 15-20 व्यक्तियों का मंत्रिमंडल बड़ा होता है और इसमें शीघ्र इस सफलता से निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। अतः प्रधानमंत्री अपने अधिक विश्वास पात्र मंत्रियों की एक अनौपचारिक समिति बना लेते हैं। इसमें 4-5 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री पहले इन सदस्यों से किसी मामले पर विचार कर लेता है और फिर उसे मंत्रिमंडल के समक्ष रख दिया जाता है। अंतरंग कैबिनेट की सदस्यता प्राय गृह, सुरक्षा, वित्त और विदेश विभागों के मंत्रियों को दी जाती है। इसी को अंतरंग कैबिनेट कहा जाता है। देखिए, इसके बाद मंत्री मंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिमंडल के कार्य क्या होते हैं? मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति भारतीय शासन प्रणाली का हृदय कहा जाता है। भारत में मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। देखिए, ब्रिटेन की भांति भारत में भी मंत्रिमंडल की एक मुख्य कार्य नीतियों का निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल गृह और विदेश दोनों नीतियों का निर्धारण करता है। गृह और विदेश नीति संबंधी सब महत्वपूर्ण विषय मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल अपने आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। विधि निर्माण क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करता है, विधेयकों को प्रस्तुत करता है और उन्हें पारित करवाता है। मंत्रिमंडल ही ये तय करता है कि किन किन विषयों पर मतदान किया जाएगा, कौन से कानून पास किए जाएंगे, किन से और किस प्रकार की संधियां की जाएगी, किन गैर सरकारी विधेयकों का समर्थन किया जाएगा और किन का विरोध किया जाएगा। इस प्रकार मंत्रिमंडल ये निर्धारित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा
एवं विदेश नीति के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति को अपनाया जाना है। इसके साथ ही संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उनका सत्रावसान करना तथा उसे अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग करना भी मंत्रिमंडल के कार्य माने जाते हैं। राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना मंत्रिमंडल का आगामी कार्यक्रम होता है। इन सबको मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। दूसरा बिंदु है मंत्रिमंडल की शक्ति व कार्यों का शासन का संचालन, अर्थात राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। देखिए विद्यार्थियों, भारत में संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वस्तुतः उसकी सारी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अतः भारत में मंत्रिमंडल ही प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। मंत्री अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं, उसके कार्यों की देखभाल करते हैं। वे मंत्रिमंडल के आदेशों का पालन तथा उसके द्वारा निर्धारित नीतियों और जो निर्णय होते हैं उनको कार्यान्वित करते हैं। मंत्रियों का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने विभागों का कार्य सुचारू रूप से चलावे। मंत्रिमंडल की सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को सूत्र में बांधता है और ये देखता है विभिन्न विभागों के कार्यों में अंतर्विरोध न हो, एक विभाग दूसरे विभाग के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण न करे और सभी के कार्यों में समन्वय बना रहे। इसके बाद मंत्रिमंडल की अगली शक्ति है वित्तीय कार्य। वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों की सहायता से बजट तैयार करता है और अंतिम स्वीकृति के लिए उसे मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। जब मंत्रिमंडल बजट के सभी सुझावों पर निर्णय लेता है तभी उसे संसद में पेश किया जाता है। सरकार का लोकसभा में बहुमत होता है, अतः बजट पास करवाने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती है तथा वह जो का त्यों बजट को पास करवा लिया जाता है, क्योंकि बजट की किसी मद की कटौती मंत्रिमंडल पर अविश्वास माना जाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय बजट पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। नियुक्तियां संबंधी कार्य संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही वस्तुतः दोनों सदनों के नामजद सदस्य नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक, सशस्त्र सेनाओं के उच्च पदाधिकारी, आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, विदेशों में राजदूत आदि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला कार्य मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। मंत्रिमंडल सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करके सरकार के कार्यों को गति प्रदान करता है। समय, धन आदि की बचत भी विभिन्न विभागों में समन्वय होने से ही संभव है। इस प्रकार
वह मंत्रिमंडल शासन में समन्वय स्थापित करता है तथा वित्तीय परिवेश का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। वास्तव में मंत्रिमंडल ही वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन तंत्र घूमता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये भारत की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कंप्लीट हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।